नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है एसएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक मध्य प्रदेश को जिले वाइज पढ़ते हुए सागर संभाग के सागर जिले को हमने पूरा किया और आ चुके हैं हम आज दमोह जिले के बारे में पढ़ने को तैयार है। ठीक है, चलिए हम बात करें दमोह जिले की। तो दमोह जिला जो है ये सागर संभाग के अंतर्गत आता है। इसका कुल क्षेत्रफल सागर संभाग के दमोह जिले का जो कुल क्षेत्रफल है ये कितना है, तो ये है 7,306 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। चलिए आगे बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 12,64,219 लोग 12,64,219 यहाँ की कुल जनसंख्या है। हम बात करें जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व यहाँ का कितना है, तो जनसंख्या घनत्व यहाँ का 170 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए बात करें लिंगानुपात की। लिंगानुपात, तो दमोह जिले का जो लिंगानुपात है वो है 910 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। 910 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष यहाँ की लिंगानुपात है। और बात करें साक्षरता दर। साक्षरता दर कितना है यहाँ का, तो साक्षरता दर यहाँ का 61.8% है। चलिए ये तो हमने बात की यहाँ की क्षेत्रफल 7,306। जनसंख्या की बात करें तो 12,64,219। जनसंख्या घनत्व 170 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 910 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता दर है 61.8%। चलिए हम बात करें दमोह जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक यहां से जो निकला है वो है आपका 12AX। 12AX राष्ट्रीय राजमार्ग यहां से गुजरा है। साथ में कौन सा स्टेट हाईवे यहां से गुजरा है, तो स्टेट हाईवे क्रमांक 47, स्टेट हाईवे क्रमांक 37 और स्टेट हाईवे क्रमांक यहां से 14 निकला है। चलिए नेशनल हाईवे 12AX, स्टेट हाईवे 47, स्टेट हाईवे 37 और स्टेट हाईवे 14 यहां से गुजरा है। चलिए आगे हम बात करें दमोह जिले। दमोह जो जिला है अपने आसपास अन्य किस जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये करता है सबसे पहले आपका छतरपुर। छतरपुर के बाद आता है आपका सागर। सागर के बाद आपका नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के बाद जबलपुर और जबलपुर के बाद कटनी। कुल कितने हैं यहाँ पर, छतरपुर, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी और पन्ना। पन्ने के साथ भी अपनी ये सीमा लगाता है। चलिए सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, पन्ना और छतरपुर के साथ ही अपनी सीमा लगाता है। आगे हम बात करें दमोह की जो कुल तहसीलों की संख्या है कितनी है, तो दमोह जिले के कुल तहसीलों की संख्या 8 है। 8 कौन सा है, उनके नाम हम देखें तो यहाँ पे दमोह जिले की कुल तहसीलों की संख्या 8 है। तहसील यहाँ पे कितनी है, 8 है। वो 8 कौन सी है, तो एक है आपकी दमोह, दमोह के बाद हटा, हटा के बाद पटेरा, पटेरा के बाद तेंदुखेड़ा, तेंदुखेड़ा का पटेरा हो गया, हटा हो गया दमा, तेंदुखेड़ा और जबेरा। जबेरा के बाद बटियागढ़ भी यहाँ की एक तहसील है। बटियागढ़ यहाँ की तहसील है। बटियागढ़ के बाद दमयंती नगर यहाँ की तहसील है। और यहाँ की कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक और है यहाँ का जो है आपका पथरिया की एक तहसील है। चलिए हमने बात की यहाँ की कुल तहसील संख्या 8 है। दमोह, हटा, पटेरा, तेंदुखेड़ा, जबेरा, बटियागढ़, दमयंती नगर और पथरिया यहाँ की 8 तहसील है। विकास खंड की बात करें, विकास खंड तो विकास खंड कितने हैं यहाँ पे, तो विकास खंड की संख्या 7 है। यदि हम दमयंती नगर को हटा दें तो दमोह, हटा, पटेरा,
तेंदुखेड़ा, जबेरा, बटियागढ़ और पथरिया यहाँ की 7 विकासखंड हैं। चलिए बात करें दमोह जिले की प्रमुख नदियां। दमोह जिले की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो प्रमुख नदी में आता है सुनार नदी और आता है आपका बेरमा नदी, बेरमा नदी। चलिए बेरमा नदी, ये यहाँ की जो है 2 प्रमुख नदियां हैं, सुनार और बेरमा। आगे हम देखें तो यहाँ के इतिहास से हम शुरू करें, दमोह जिले के इतिहास से। तो दमोह जिले का जो इतिहास कहता है कि काफी पुराना है। कैसे पता चला? इतिहास की हम बात करें, इतिहास तो इतिहास में दमोह जिले के दक्षिण पूर्व में स्थित संग्रामपुर घाटी से हमें नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, जो बताते हैं कि दमोह जो है यहाँ पर मानव सभ्यता थी करोड़ों साल पहले। चलिए संग्रामपुर घाटी कहते हैं, संग्रामपुर। आगे हम बात करें संग्रामपुर घाटी, और ये कब यहाँ से हमें अवशेष मिले? तो बात है 1886 ईस्वी में खोज के दौरान यहाँ से नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले, जो कि बताते हैं कि यहाँ पे जो मानव सभ्यता है करोड़ों वर्ष पुरानी है। आगे हम चलें तो 5वीं शताब्दी में यहाँ पे शासन रहा गुप्त साम्राज्य का शासन रहा, गुप्त वंश का यहाँ पे शासन रहा, गुप्त साम्राज्य का शासन रहा। यह हमें कैसे पता चला? तो हटा के पास साकोर नामक जगह, हटा के जो साकोर नामक जगह, यहाँ से हम मिले हैं सिक्के जो हैं गुप्त काल के, हमें यहाँ से सिक्के मिले हैं। हटा के एक पास गांव जिसका नाम है साकोर, यहाँ से हमें गुप्त काल के कुछ सिक्के मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, जो कि बताते हैं कि यहाँ पे गुप्त साम्राज्य का भी जो है शासन रहा। चलिए आगे हम चलें तो यहाँ पे आगे आता है शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में यहाँ पे जो शासन रहा वो चेदी साम्राज्य रहा, चेदी साम्राज्य के अधीन रहा। 8वीं शताब्दी में चेदी साम्राज्य का जो ये हिस्सा था। फिर उसके बाद यहाँ पे शासन रहा कलचुरी शासकों का यहाँ पर शासन रहा, जिनके स्थापत्य कला का जो उदाहरण देखने मिलता है वो मिलता है आपका जो इनका उदाहरण मिलता है नोहटा का नहलेश्वर मंदिर। तो नहलेश्वर मंदिर जो है ये किस स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो ये कलचुरी जो काल था, कलचुरी शासकों का जो समय था, उस समय का ये नहलेश्वर मंदिर है। आगे हम चले, कालांतर में यहाँ पे शासन रहा चंदेलों का, चंदेल शासकों का यहाँ पे शासन रहा, चंदेल शासकों का यहाँ पे शासन रहा। आगे हम चले 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में यहाँ पे शासन रहा मुगलों का यहाँ पर शासन रहा, मुगलों का शासन रहा। साथ में यहाँ पे एक गांव है, इसका नाम है सलैया और बटियागढ़, सलैया एवं एक और जगह इसका नाम है बटियागढ़ अभिलेख। ये 2 अभिलेख है, बटियागढ़ अभिलेख, जहां से हमें खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में उल्लेख मिलता है। ये सलैया अभिलेख और बटियागढ़ अभिलेख, यहाँ से हमें किसके बारे में पता चलता है? तो यहाँ से पता चलता है खिलजियों के बारे में, खिलजी एवं तुगलक वंश के बारे में हमें जानने को मिलता है, तुगलक के बारे में हमें जानने को मिलता है। हमने बात की संग्रामपुर घाटी, संग्रामपुर जगह से हमें पूरा पाषाण काल के जो है साक्ष्य मिले, नवपाषाण काल के हमें मिले साक्ष्य। उसके बाद 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का हिस्सा रहा, ये कैसे पता चला? हटा के साकोर नामक जगह पर हमें इस काल के सिक्के मिले। आगे चले तो 8वीं शताब्दी में चेदी साम्राज्य का हिस्सा था, कलचुरी शासकों का भी यहाँ पे शासन रहा, जिनके स्थापत्य कला का उदाहरण देखने को मिलता है नोहटा के नहलेश्वर मंदिर से। आगे हम चले, चंदेल शासकों का यहाँ पे शासन रहा, 14वीं शताब्दी में मुगलों का शासन रहा, और सलैया और बटियागढ़ अभिलेख से हमें खिलजी और तुगलकों के बारे में जानने को मिलता है, इनका उल्लेख मिलता है। इसके बाद यहाँ पे शासन रहा मालवा के सुल्तानों का,
आगे चल के यहाँ पे किसका शासन हुआ, तो मालवा के सुल्तानों का भी यहाँ पर शासन रहा। मालवा के सुल्तानों का शासन रहा। चलिए आगे हम चले यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे हम बात करें तो 15वीं शताब्दी के आखिरी दशक में 15वीं शताब्दी के आखिरी दशक में यहाँ पे गौंड वंश के शासक जिनका नाम था संग्राम सिंह ने दमोह को अपने अधीन कर लिया, अपने अधिपत्य में कर लिया। और इनके अधीन कितने किले थे, 52 किले थे, जिनका उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है, तो इसका उल्लेख मिलता है रामनगर अभिलेख से हमें इसके बारे में जानने को मिलता है। साथ ही में एक और अभिलेख, इसका नाम है गणेश नृपवर्णनम अभिलेख से हमें इस बारे में जानने को मिलता है। चलिए हमने बात की 15वीं शताब्दी के आखिरी दशक में गौंड वंश के शासक संग्राम सिंह का यहाँ पे शासन रहा, जिनके अधीन 52 गढ़ थे, 52 किले थे। इसका उल्लेख मिलता है रामनगर अभिलेख से और गणेश नृपवर्णनम अभिलेख से। चलिए आगे हम चलें तो यहाँ पे आता है सिंगोरगढ़ का किला। सिंगोरगढ़ का किला ये भी कब बनवाया गया, ये भी 15वीं शताब्दी का ही किला है। 15वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया गया। और निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो निर्माण कराया गया राजा बौनवीर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और जिसमें कौन रहता था, तो संग्राम सिंह के बड़े पुत्र दलपत शाह और उनकी रानी दुर्गावती। तो इसमें रहते थे गौंड राजा दलपत शाह और उनकी रानी दुर्गावती यहाँ पे निवास करती थी। और यहाँ पे कमलों से भरा हुआ तालाब भी देखने को मिलता है, कमल तालाब भी देखने को यहाँ पे मिलता है। कहाँ पर, सिंगोरगढ़ के किले में। चलिए आगे चल के दलपत शाह की असमय मृत्यु होने के बाद रानी दुर्गावती का युद्ध होता है मुगलों के साथ। और मुगलों के जो प्रतिनिधि जिसको बोलते हैं, जिसके अधीन, जिसकी हम बात करें मुगलों के प्रतिनिधि जिनका नाम था आसफ खान से युद्ध करते हुए रानी दुर्गावती संग्रामपुर नामक जगह पर साहसपूर्ण युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। चलिए तो वीरांगना रानी दुर्गावती, ये यहाँ पर गौंड शासकों के बाद जिनका शासन रहा उनमें आते हैं बुंदेलो शासक। बुंदेलों का यहाँ पे शासन रहा, बुंदेलों के बाद यहाँ पे शासन रहा मराठाओं का भी यहाँ पे शासन रहा। मराठाओं के बाद यहाँ पे अंग्रेजों के ये अधीन आ गया, अंग्रेजों का भी शासन रहा। चलिए हम आगे बात करें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जो दमोह नाम देखने को मिलता है ये किनके नाम पे रखा गया, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार दमोह शहर का नाम जो है वो नरवर की रानी थी, जिनका नाम था दमयंती। रानी दमयंती के नाम पर ये दमोह का नाम पड़ा है। ये रानी दमयंती कौन थी, तो रानी दमयंती राजा नल की पत्नी थी। इनके नाम पे दमोह का नाम पड़ा। आगे हम बात करें कि दमोह का प्राचीन नाम क्या है। दमोह का प्राचीन नाम क्या है, तो दमोह का प्राचीन नाम टुंडीकर था। तो दमोह का प्राचीन नाम क्या है,
तो टुंडीकर। चलिए बात करें तो प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो प्रदेश का दमोह जिला, प्रदेश का दमोह जिला जो है ये पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है आपका दमोह जिला। इस जिले में जो है पीतल व अन्य धातु के जो है बर्तनों का उद्योग यहाँ पे स्थापित है। पीतल व अन्य धातुओं के बर्तनों का उद्योग यहाँ पर स्थापित है, जिस कारण इसको पीतल नगरी कहा जाता है। चलिए आगे हम चले। आता है प्रदेश में कौन से जिले में सबसे अधिक पान के बाग हैं, पान के, तो प्रदेश के सबसे ज्यादा पान के बाग जो हैं ये आपके हैं दमोह जिले में। प्रदेश में सबसे ज्यादा पान के बाग जो हैं वो कहाँ हैं, तो प्रदेश में सबसे ज्यादा पान के बाग दमोह जिले में है। फिर हम बात करें सर्वाधिक बाल श्रमिक वाला जिला, सर्वाधिक बाल श्रमिक वाला जिला भी कौन सा है, तो सर्वाधिक बाल श्रमिक वाला जिला दमोह जिला है। हम बात करें दमोह जिले का एक ग्राम है अमाना। अमाना में क्या है, दमोह जिले के अमाना में औद्योगिक विकास केंद्र है। औद्योगिक विकास केंद्र दमोह जिले की किस जगह पर स्थित है, तो औद्योगिक विकास केंद्र कहां पर है, तो अमाना नामक जगह पर है। यहीं पर है आपका डायमंड सीमेंट फैक्ट्री कहां पर है, तो डायमंड सीमेंट फैक्ट्री आपका दमोह जिले में है। हम बात करें कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन जो है दमोह जिले से होता है, तो कर्तव्य नामक जो पत्र है, कर्तव्य नामक समाचार पत्र का जो है यहाँ से प्रकाशन किया जाता है। चलिए हम आगे बात करें व्यक्तित्व के बारे में। प्रमुख व्यक्तित्व जिनका जन्म दमोह में हुआ है, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे जैन मुनि श्री तरुण सागर जी। हम बात करें प्रमुख व्यक्तित्व में आता है आपका पहला नाम मुनि श्री तरुण सागर जी। मुनि श्री तरुण सागर आप जानते हो, हमने पुस्तक देखा होगा कड़वे प्रवचन, वो किनके द्वारा लिखी गई है, तरुण सागर जी। इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ है सागर संभाग के दमोह में हुआ है। और कब हुआ है, 1967। इनका नाम क्या था पहले, तो इनका नाम था पवन कुमार जैन इनका नाम था। चलिए अब तो ये नहीं रहे, लेकिन इनके प्रवचन आज भी अमर है। हम आगे बात करें दूसरे जो हैं, उनमें आता है आपका नाम सुप्रसिद्ध कहानीकार जिनका नाम है माधव राव सप्रे। इनका जन्म भी कहाँ हुआ, तो यह है प्रसिद्ध कहानीकार जिनका नाम है माधव राव सप्रे। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो दमोह में हुआ। और कब हुआ, 1971 में हुआ। चलिए हम आगे बात करें यहाँ पे, तो हमने बात की प्रमुख व्यक्तित्व की, मुनि श्री तरुण सागर जी और माधव राव सप्रे। आगे हम बात करेंगे, तो आगे हम बात करने वाले हैं सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी दमोह जिले में चल रही हैं, कौन कौन सी हैं, तो सिंचाई परियोजना में पहला जो नाम आता है यह आता है जूड़ी सिंचाई परियोजना कहां पर है, तो दमोह में है। फिर सतचारू सिंचाई परियोजना कहाँ की है, तो ये आपकी दमोह की है। फिर सीतानगर सिंचाई परियोजना कहाँ की है, तो सीतानगर सिंचाई परियोजना दमोह की है। फिर साजली परियोजना कहाँ की है,
तो ये आपकी है दमोह की जूड़ी, सतचारू, सीतानगर और साजरी यहाँ की जो है वो सिंचाई परियोजना है। हम बात करें बांध की, बांधों की, तो यहाँ के जो बांध है इनमें आता है सबसे पहला नाम पाखड़ी बांध, पाखड़ी घाट बांध, फिर आता है पाखड़ी बांध, पाखड़ी घाट बांध और पाखड़ी बांध, ये दोनों ही आपके यहाँ है। फिर आता है बनसकला बांध भी आपका यहाँ पे आता है। फिर आता है आनू बांध भी कहां पर है, तो दमोह जिले में है। फिर फतेहपुर बांध भी आपका कहां है, तो फतेहपुर बांध भी आपका दमोह में है। चलिए हमने बात की सिंचाई परियोजना बांधों की, अब आते हैं अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं। अभ्यारण्य में बात करें तो एक अभ्यारण्य दमोह जिले में आता है जिसका नाम है वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये अभ्यारण्य है आपका दमोह जिले में, जिसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 1997 में, और जिसका जो है कितना वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 3.973 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। आप इसको बोल सकते हैं कि 24 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यहाँ मुख्यतः कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, तो भालू यहाँ मिल आपका पाया जाता है, सांबर है और नीलगाय यहाँ मुख्यतः का पुनर्वासित किया गया है। चलिए आगे बात करें यहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो वृक्ष की हम बात करें तो सागौन के वृक्ष, फिर पलाश के वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद आता आपका बीज और साज के वृक्ष भी यहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं। चलिए बात करें उत्पादन के बारे में। दमोह जिले का जो उत्पादन है, उत्पादन में किसके नाम आता है, उत्पादन मुख्यतः किन के उत्पादन में जाना जाता है, तो आता है अलसी उत्पादन यहाँ से होता है। तिल उत्पादन, तिल के बाद अरहर दाल का उत्पादन होता है, और फिर आता है आलू उत्पादन में भी दमोह को जाना जाता है। अलसी, तिल, अरहर दाल और आलू। चलिए आगे हम बात करें मेलों के बारे में कि कौन से मेले जो है दमोह में आयोजित किए जाते हैं। मेलों के बारे में बात करें तो पहला आता आपका बुंदेली मेला के बारे में बात करें। मेले में आता पहला बुंदेली मेला, कहाँ आयोजित किया जाता है, तो बुंदेली मेला हर वर्ष फरवरी माह में दमोह में आयोजित किया जाता है। अगला आता है बड़े बाबा का मेला दमोह में आयोजित किया जाता है, और दमोह में कहां पे, तो कुंडलपुर नामक जगह पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। कुंडलपुर क्या है, तो ये जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पे भगवान आदिनाथ की पद्मासन में बैठे हुए प्रतिमा देखने को मिलती है। भगवान आदिनाथ की पद्मासन में बैठे हुए प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है, मौजूद है। और फिर आता आपका बांधकपुर में क्या है, तो बांधकपुर की बात करें तो बांधकपुर में है प्रसिद्ध शिव मंदिर, जिसका नाम है प्रसिद्ध शिव मंदिर। इस क्षेत्र का काफी प्रसिद्ध मंदिर, जिसका नाम है जागेश्वरनाथ मंदिर कहां पर है, तो जागेश्वरनाथ मंदिर आपका दमोह में है। और हर वर्ष हम बात करें बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। शिवरात्रि पर यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए हम बात करें 2012 की पहली बार मध्य प्रदेश के दमोह जिले के नोहटा नामक जगह पर गैस
की खोज की गई? गैस मध्य प्रदेश के किस जगह से गैस की खोज की गई? गैस की खोज 2012 में दमोह के नोहाटा नामक जगह से जो है आपका गैस की खोज की गई। चलिए आगे हम बात करें यहां पर वर्तमान में 3 क्षेत्र जिनका नाम है दमोह, जबरा और कटनी। ये गैस क्षेत्र के अंतर्गत हैं और ये तीनों किधर आते हैं? तो जबलपुर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जबलपुर क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे जब जबलपुर संभाग के जबलपुर जिले को हम देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ के कुछ प्रसिद्ध किले की हम बात कर रहे हैं। किले प्रसिद्ध किलों में आता है आपका सिंगोरगढ़ का किला, सिंगोरगढ़ का किला आता है। फिर आता है दमोह की गढ़ी भी यहाँ का एक किला है। फिर जटाशंकर किला ये भी यहाँ का किला है। जटाशंकर किला के बाद आता है आपका राजनगर किला ये आपका दमोह में मौजूद है। और फिर आता आपका मुड़ियादो किला भी यहाँ पर आता है। चलिए मिटाते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे मठ, क्या कोई मठ दमोह जिले में है? और है तो उसका नाम क्या है? मठ की हम बात कर रहे हैं। मठ में रुक्मणी मठ कहाँ स्थित है? तो रुक्मणी मठ जो है आपका दमोह जिले में स्थित है। चलिए बात करते हैं तालाबों की। तालाब और उनके नाम, तालाबों के नाम की हम बात करें तो आता है पहले विजय सागर तालाब। और विजय सागर तालाब कहाँ है? तो ये सिंगोरगढ़ में है। सिंगोरगढ़ में ये तालाब है। अगला पढ़े हम तो आता है वर्धमान तालाब। तो वर्धमान तालाब कहाँ है? तो ये आपका कुंडलपुर में है। अगला हम पढ़े तो आता है माला तालाब। और ये माला तालाब कहाँ है? तो माला नामक ग्राम में ये तालाब आपका मौजूद है। फिर हम करें तो बारापाती तालाब भी आपका कहाँ है? तो ये आपका दमोह में मौजूद है। फिर आता है कनोरा तालाब ये भी आपका कहाँ है? कनोरा तालाब भी आपका दमोह में मौजूद है। फिर आता है रनेह तालाब भी आपका कहाँ है? तो रनेह तालाब भी आपका दमोह में। फिर आता है कृष्णगंज तालाब भी आपका कहाँ है? तो कृष्णगंज तालाब भी आपका दमोह में। फिर आता है तेजगढ़ तालाब आपका दमोह में होता है। फिर आता है आपका मोती नाला तालाब। और मोती नाला तालाब कहाँ पर है? तो पथरिया नामक तहसील में ये आपका तालाब आता है। चलिए बात की यहाँ के कुछ प्रमुख तालाबों की। विजय सागर, वर्धमान तालाब, माला तालाब, बारापाती तालाब, रनेह तालाब, कृष्णगंज तालाब, कनौरा तालाब, तेजगढ़ तालाब और मोती नाला तालाब। उम्मीद करते हैं आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं दमोह जिले के कुछ प्रसिद्ध स्थल। पहला है जटाशंकर मंदिर। जटाशंकर पहाड़ी पर ये मौजूद है। जटाशंकर मंदिर कहाँ है? तो दमोह जिले में स्थित है। नहोलेश्वर मंदिर हम पढ़ा हमने और ये कहाँ पर है? दमोह में है। फिर गिरि दर्शन ये भी आपका दमोह जिले में है। नजारा पॉइंट कहाँ? भैंसा गांव के समीप नजारा पॉइंट है, ये भी प्रमुख स्थलों में आता है। फिर सिंगोरगढ़ का किला ये भी आपका कहाँ है? तो ये आपका दमोह में है। फिर आता है निदान कुंड। जटाशंकर मंदिर, नहोलेश्वर मंदिर, गिरि दर्शन, सिंगोरगढ़ का किला, निदान कुंड। फिर सद्भावना शिखर विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची जगह ये है। सद्भावना शिखर कहाँ पे आता है? तो दमोह जिले में आता है। कुंडलपुर जैन तीर्थ ये भी आपका कहाँ है? दमोह में। और बांदकपुर शिव मंदिर हमने पता किया, प्रसिद्ध शिव मंदिर है। जागेश्वर नाथ मंदिर ये आपका कहाँ है? दमोह जिले में है।
आशा करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं आपसे सागर संभाग के अगले जिले में। धन्यवाद।